हमारा टॉपिक वही कंटिन्यू है, इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग बैलेंस पार्ट। सो लेट्स गेट टू दी अकाउंटिंग। हमारा टॉपिक रह गया था क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। हमने अभी तक यही पढ़ा है कि जो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन है वो सिर्फ क्वांटिटेटिव को बेस्ड होती है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, इनकम स्टेटमेंट्स, पोजीशन स्टेटमेंट्स, कॉस्ट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट, सब चीजें नंबर्स पे बेस्ड हैं। बट ये कुछ क्वालिटेटिव के बारे में बोलता है। लेट्स अंडरस्टैंड देम। इट सेज इन ऑर्डर टू एक्सेस वेदर अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन इज यूजफुल, उसके पास क्या होना चाहिए? इट मस्ट पोजेस द कैरेक्टरिस्टिक्स। कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स? रिलायबिलिटी होनी चाहिए उसके ऊपर, रेलेवेंस होनी चाहिए उसी टॉपिक की, अंडरस्टैंडेबिलिटी होनी चाहिए एंड कंपेरेबिलिटी होना जरूरी है। रिलायबिलिटी का मतलब क्या है? रिलायबिलिटी मींस द यूजर्स मस्ट बी एबल टू डिपेंड, उस अकाउंटिंग के ऊपर आप डिपेंड हो पाओ, डिपेंड ऑन द इंफॉर्मेशन। अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन रिलायबल होनी चाहिए, रिलायबल सोर्सेज से होनी चाहिए, विद द प्रूफ ऑफ वाउचर होनी चाहिए, तभी ये अकाउंटिंग रिलायबल हो पाएगी। रिलायबल इंफॉर्मेशन शुड बी फ्री फ्रॉम एनी एरर एंड बायस। टू एंश्योर रिलायबिलिटी, इसको एंश्योर करने के लिए क्या करते हैं हम? द इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज्ड मस्ट बी क्रेडिबल एंड वेरीफिएबल। सही सोर्स से इंफॉर्मेशन होगी तो वो रिलायबल भी होगी, क्रेडिबल भी होगी और आप उसको वेरीफाई भी कर पाते हो। हमने इनिशियली पढ़ा था कि जब भी हम कोई इंफॉर्मेशन देते हैं अकाउंटिंग की तो हम साथ में वाउचर देते हैं, उसका प्रूफ, वो जरूरी है। रेलेवेंस, कोई भी इंफॉर्मेशन रेलेवेंट होगी उस टॉपिक से, उस पर्टिकुलर पॉइंट पे। इंफॉर्मेशन टू बी रेलेवेंट इट मस्ट बी अवेलेबल इन टाइम। सबसे पहले रेलेवेंट होने का मतलब है वो टाइम पे होनी चाहिए। फॉर अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन टू बी रेलेवेंट इट मस्ट पोजेस, क्या क्या होना चाहिए उसकी इंफॉर्मेशन को रेलेवेंट होने के लिए? फर्स्ट, कंफर्मेटरी वैल्यू। क्या होती है ये? इट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट पास्ट इवेंट्स, पीछे कुछ इवेंट्स हुई हैं उनके बारे में ये इंफॉर्मेशन देती हो। प्रिडिक्टिव वैल्यू, इट प्रोवाइड्स प्रिडिक्टिव पावर रिगार्डिंग द पॉसिबल फ्यूचर इवेंट्स। प्रिडिक्टिव, फ्यूचर को आप प्रिडिक्ट कर पाओ, उस आपके पास इन वैल्यूज में वो पावर होनी चाहिए कि आप इसके बेस पे उसको प्रिडिक्ट कर पाओ। अंडरस्टैंडेबिलिटी, it must be understood by those to whom it is communicated। यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग को ही हम कम्युनिकेट करते हैं। सो जो भी हमारी अकाउंटिंग है वो उनको अंडरस्टैंड कर सकें, वो अंडरस्टैंडेबल होनी चाहिए उन लोगों को। अंडरस्टैंडेबिलिटी मीन्स डिसीजन मेकिंग मस्ट इंटरप्रेट द अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन उसी सेंस में एज इट इज प्रिपेयर्ड एंड कन्वेड टू देम। एक छोटी सी एग्जांपल लेते हैं। मैंने आपको बोला कि आई एम गोइंग टू सेल व्हाइट कार, मेक हुंडई, सेंट्रो व्हाइट कार आई एम गोइंग टू सेल यू। आपने सोचा सेंट्रो कार तो है, व्हाइट भी है, बट मॉडल शायद 2026 का है या 2025 का है या 2024 का है, बट मैं आपको बेच रहा हूं 2015 का। ये वहां पे क्या हो गया? हमारा रिलेशनशिप सही होगा कि नहीं होगा? मेरे को कमेंट्स में बताना है ये, ठीक है? तो अंडरस्टैंड आपने प्रॉपर नहीं किया, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन में ये प्रॉब्लम आएगी अगर आप सही सेंस, सेम सेंस में वो चीजें कन्वे नहीं करते हो। एक और एग्जांपल लेता हूं। कुछ ऑर्गेनाइजेशंस में कैश बहुत ज्यादा पड़ा होता है। फॉर एग्जांपल आपकी बैलेंस शीट में कैश पड़ा हुआ है 1 करोड़। क्या ये सही है? क्या ये गलत है? हो सकता है कुछ लोग कहें ये सही है, कुछ लोग कहें ये गलत है। शॉर्ट टर्म अगर आपको लायबिलिटीज पे करनी है शायद ये सही होगा। लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज अगर ज्यादा है आपकी तो लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज के लिए तो आपको इमीडिएट कैश की जरूरत ही नहीं है। आप उसको कहीं ऐसी जगह इन्वेस्ट करो जहां से आपको बेटर रिटर्न्स आए, राइट? सो सेम सेंस आपको भी उसी सेंस में अंडरस्टैंड करना है। ये मैंने 2 आपको एग्जांपल्स दिए हैं, वन फ्रॉम द फाइनेंशियल, वन फ्रॉम द नॉर्मल। अंडरस्टैंडेबिलिटी के बाद सबसे इंपॉर्टेंट है कंपेयर कर पाओ। कोई भी अकाउंटिंग को हम या तो इंट्रा या इंटर कंपैरिजन करते हैं। इंट्रा का मतलब है मेरी फर्म में लास्ट ईयर क्या परफॉर्मेंस था, और इंटर का मतलब है मेरी फर्म एंड दूसरी फर्म। सो इंट्रा इज विद इन, इंटर इज बोथ, 2 अदर सेपरेट कंपनीज। इट मींस दैट द अकाउंटिंग रिपोर्ट्स शुड बी कंपेरेबल। किससे? विद अदर फर्म्स, दैट इज इंटर फर्म। दूसरी फर्म से अगर आप कंपेयर करोगे तो वो इंटर फर्म कंपैरिजन होगा। एंड शुड बी एबल टू कंपेयर द अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन ऑफ एन एंटरप्राइज फ्रॉम वन पीरियड टू अनदर पीरियड। मेरी ही फर्म के इस साल और पिछला साल, इसको हम बोलते हैं इंट्रा फर्म कंपैरिजन। मेरी ही फर्म का इस साल एंड दूसरी फर्म का भी यही साल, उसको हम बोलते हैं इंटर फर्म कंपैरिजन, राइट? तो ये 4 फैक्टर्स होते हैं फॉर द क्वालिटेटिव
characteristics of accounting information. So we have to compare apple to apples. Such type of comparison is not possible. बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग, हमने अभी तक बहुत पढ़ा अकाउंटिंग अकाउंटिंग अकाउंटिंग। बुक कीपिंग क्या होती है? सी हमने सबसे फर्स्ट स्टेप किया था आइडेंटिफाई एंड रिकॉर्डिंग, वो बुक कीपिंग होती है। आप अगर मेमोराइज नहीं रख सकते हो बहुत सारी चीजों को तो आप क्या करोगे? आप रिकॉर्ड करोगे। सो उसी रिकॉर्डिंग और बुक कीपिंग का डिफरेंस देखते हैं हम एंड अकाउंटिंग का। सो बुक कीपिंग रेफर्स टू एक्चुअल रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस, बिजनेस की एक सिग्निफिकेंट मैनर में, एक तरीके से क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। द टर्म बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग इज ऑफन कंसिडर्ड एज सेम, सेम मानते हैं हम, बट बुक कीपिंग जो है वो अकाउंटिंग का पार्ट है। फर्स्ट एंड सेकंड स्टेप बुक कीपिंग होता है, उसके बाद अकाउंटिंग। बट इट इज नॉट करेक्ट, अकाउंटिंग इज अ वाइडर कंसेप्ट एंड इट इंक्लूड्स बुक कीपिंग। ये ध्यान रखना हमेशा, बुक कीपिंग को इंक्लूड करती है अकाउंटिंग, राइट। सो अकाउंटिंग का एक फर्स्ट स्टेप बुक कीपिंग है। डिफरेंस करते हैं दोनों में। बुक कीपिंग इट रिकॉर्ड्स द बिजनेस ट्रांजैक्शंस, अकाउंटिंग रिकॉर्डिंग एंड प्रेपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। सो कम्युनिकेशन तक अकाउंटिंग चलती है लेकिन रिकॉर्डिंग सिर्फ बुक कीपिंग का पार्ट है। इट इज परफॉर्म्ड बाय क्लर्क्स, इट इज परफॉर्म्ड बाय क्वालिफाइड अकाउंटेंट्स। Advantages of accounting, it serves as a historical record। आपके पास कोई भी अच्छी से अच्छी फर्म की अगर आप बात कर लो, आज की नहीं बहुत पुरानी हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स आपके पास पड़े होंगे, उन फर्म्स के पास पड़े होंगे। हम इसको एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग कहते हैं क्योंकि ये रिकॉर्ड, पुराना रिकॉर्ड भी हमें मेंटेन करके रखती है, हमें इंटर फर्म कंपैरिजन, इंट्रा फर्म कंपैरिजन में हेल्प करती है, हमें रिलायबिलिटी देती है। सो क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स भी इसके एडवांटेजेस हैं, राइट। सो इट सप्लाइज द इन्फॉर्मेशन, हमें जो इन्फॉर्मेशन चाहिए पुरानी इन्फॉर्मेशन हिस्टोरिकल बेसिस पे हम इसको कैलकुलेट करते हैं। इट हेल्प्स द मैनेजमेंट इन टेकिंग इंपॉर्टेंट डिसीजंस। सो मैनेजमेंट को ही हेल्प करती है इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेने में। मैनेजमेंट को भी तो पुराने डेटा चाहिए, लास्ट ईयर क्या प्राइसेस थी, फिर भी कितनी सेल हुई, उससे लास्ट ईयर क्या क्या एनवायरमेंट फीचर्स थे, एनवायरमेंट फैक्टर्स थे, स्टिल यू वर एबल टू मैनेज और अचीव योर टारगेट्स। सो इट फैसिलिटेट्स कंपैरेटिव स्टडी। कंपैरेटिव स्टडी क्या होती है? कंपैरेटिव स्टडी एक कंपनी का दूसरे कंपनी से कंपैरिजन करवाती है। इट फैसिलिटेट्स प्रेपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, आपकी जितनी भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं ये उसको प्रिपेयर करने में हेल्प करती है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का मतलब है इनकम स्टेटमेंट, प्रॉफिट एंड लॉस बताती है, राइट। सबसे इंपॉर्टेंट बैलेंस शीट, एज इज वेयर इज बेसिस पे बताती है अकाउंटिंग, राइट। सो दीज आर द एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग। नाउ हैविंग सेड दैट वी हैव टू स्टडी द लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग। ऐसा नहीं है कि अकाउंटिंग में सब कुछ सही है, कुछ चीजें हैं जो अकाउंटिंग में लिमिटेशंस हैं उसकी। इट इज हिस्टोरिकल इन नेचर। आपने कभी देखा होगा बैलेंस शीट में जो फिगर्स आती है ना, हम लिखते हैं प्लांट एंड मशीनरी फॉर एग्जांपल 1 लाख, वो इस आज की फिगर नहीं है, वो फिगर हिस्टोरिकल है, पिछले साल जो प्लांट एंड मशीनरी थी। लेकिन जब आप बेचने जाओगे एक्चुअल फिगर तो वो होगी ना, वहां पे एक्चुअल फिगर नहीं है। जब आपने परचेज किया था डेप्रिसिएशन माइनस करके सिर्फ वो फिगर्स आती हैं, राइट। सो वो हिस्टोरिकल है। अकाउंटिंग फेल्स टू प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन प्रोडक्ट वाइज। बहुत सारी ऐसी कंपनीज है जो मल्टीपल प्रोडक्ट्स बनाती हैं, आपको अगर प्रोडक्ट वाइज इंफॉर्मेशन चाहिए तो अकाउंटिंग आपके लिए कुछ नहीं है, ठीक है। आपको प्रोडक्ट वाइज के लिए फंक्शनल प्रोडक्ट वाइज डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, ओनली देन यू विल बी एबल टू गेट दीज फिगर्स। एक्टिविटी वाइज कौन सी एक्टिविटी करते हो, सर्विस सेक्टर में बहुत सारी एक्टिविटीज इन्वॉल्व है, इवन प्रोडक्ट सेक्टर में भी मार्केटिंग को लेकर बहुत सारी एक्टिविटीज इन्वॉल्व है, सेल्स, प्रोडक्शन, राइट। तो किसमें ज्यादा खर्चा आता है, किसमें कम खर्चा आता है। प्रोडक्ट डिजाइनिंग इज अ मेजर एक्टिविटी दीज डेज। सो अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन ओनली, नंबर्स, मॉनेटरी, राइट। सो वो इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड करती है, नथिंग एल्स। अकाउंटिंग रिकॉर्ड शो ओनली एक्चुअल कॉस्ट फिगर्स। सो एक्चुअल कॉस्ट फिगर्स को वो दिखाते हैं, वो एक्चुअल नॉर्मल कॉस्ट फिगर्स को नहीं दिखाते। नॉर्मल कॉस्ट फिगर्स कौन सी होती हैं? उसमें सोशल अकाउंटिंग इन्वॉल्व नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल हमने अभी प्लांट एंड मशीनरी का एग्जाम्पल लिया, 1 लाख रुपए आपने प्लांट एंड मशीन में लगाया, 1 लाख रुपए की आपने जो प्लांट एंड मशीनरी खरीदी थी उसकी सोशल कॉस्ट भी इन्वॉल्व है, ह्यूमन कॉस्ट भी इन्वॉल्व है, ह्यूमन अकाउंटिंग इन्वॉल्व है, वो सब फिगर्स को अकाउंटिंग नहीं दिखाती, राइट। सो ये सब लिमिटेशंस है। इट इज अ काइंड ऑफ विंडो ड्रेसिंग। ऊपर ऊपर से हमें सब लगता है बहुत अच्छा है, बट एक्चुअल में विंडो ड्रेसिंग की तरह अंदर जब हम बाहर से हम देखते हैं ना, बहुत अच्छी चीजें बहुत अच्छे डिस्प्ले पे होता है शॉप के, लेकिन जब हम अंदर जाते हैं शायद उतना सामान नहीं मिलता या उस डिस्काउंट पे या उस रेट्स पे नहीं मिलता, तो विंडो ड्रेसिंग बोलते हैं इसको, राइट। सो अकाउंटिंग भी हमें बाहर बाहर से देखने में, बैलेंस शीट देखने में बहुत अच्छी लगती है, हमने लाइबिलिटीज को एसेट से मैच कर दिया,
बट अल्टीमेटली जब हम एक एक करके चीज़ों को निकालते हैं, करंट लाइबिलिटीज कितनी है, करंट एसेट्स कितनी है, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज कितनी है, ठीक है, व्हाट इज द शेयर कैपिटल, व्हाट इज डेट टू शेयर कैपिटल रेशियो, ये सब चीज़ें हमें अंदर जब देखनी पड़ती हैं तो हमें पता लगता है कि क्या वो सही है या नहीं। दैट्स इट फॉर द फर्स्ट चैप्टर, इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग। आपको इस पूरे चैप्टर में पार्ट 1 एंड पार्ट 2 कुछ भी डाउट हो, डू लेट मी नो। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो जाते जाते, क्योंकि आप जितना सब्सक्राइब करोगे, जितने मैं वीडियो डालूंगा, आपकी इन्फॉर्मेशन में सारी आएगी। ठीक है, टेक केयर, गुड बाय।